आज जो टॉपिक है हम लोग का चैप्टर बैंक है, और बैंक में भी जो पहला टॉपिक है ये है तुम्हारा कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, सेंट्रल बैंक। तो सबसे पहले तो ये नॉर्मल बैंक है क्या, तो हम सब जानते हैं बैंक क्या है। बैंक इज एन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग लोन्स टू द जनरल पब्लिक। ठीक है, बैंक हमारा क्या है, एक तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और जो भी हम बैंक की डिफिनेशन देते हैं वो जनरली ये तुम्हारा किससे रिलेटेड होता है, कमर्शियल बैंक से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो हम जैसे कहें कि बैंक क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो सारे बैंक क्या है तुम्हारे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं। लेकिन क्या सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक कहलाएंगे, तो नहीं कहलाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल LIC हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन LIC हमारा बैंक नहीं है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, ऑल द बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बट ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट बैंक। ठीक है, आफ्टर दैट फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक की अगर हम बात करें, अभी तो बात हो गया डिफिनेशन का, अब इसके अगर फंक्शन की बात करें तो कमर्शियल बैंक के फंक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है तुम्हारा प्राइमरी फंक्शन और दूसरा है तुम्हारा कौन सा, सेकेंडरी फंक्शन। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। आफ्टर दैट सेकेंडरी फंक्शन को भी डिवाइड किया गया है एजेंसी फंक्शन और जनरल यूटिलिटी फंक्शन में। ठीक है, आगे प्राइमरी फंक्शन में देखो बैंक के क्या क्या प्राइमरी फंक्शन में आता है, तो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एडवांसिंग फंड्स, क्रेडिट कलेक्शन, इन्वेस्टिंग फंड्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये है क्या। तो सबसे पहले तो हम बात करें एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि कमर्शियल बैंक्स रिसीव्स डिपॉजिट्स फ्रॉम द पीपल हु हैव सरप्लस मनी एंड विलिंग टू डिपॉजिट विद बैंक्स फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी एंड इंटरेस्ट एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि बैंक का पहला फंक्शन जो है डिपॉजिट है। कैसा डिपॉजिट, तो जनरल पब्लिक जो पैसे जमा कर रही है बैंक में वो है यहाँ पे। ठीक है, अब पब्लिक क्यों पैसे बैंक में जमा कर रही होगी, तो जाहिर सी बात है घर पे रखेंगे तो वो सेफ नहीं है, लेकिन अगर हम बैंक में पैसा रख रहे हैं तो वो सेफ है, पहला चीज। दूसरा चीज, घर पे अगर हम उस पैसे को रख रहे हैं तिजोरी में बंद करके तो वो पैसा बढ़ रहा है, मेरा नहीं बढ़ रहा है। लेकिन बैंक में रखते हैं तो हम सबको पता है बैंक उस पर क्या देती है, इंटरेस्ट रेट देती है। ठीक है, तो इसलिए लोग क्या करते हैं, बैंकों में पैसा डिपॉजिट करते हैं। आफ्टर दैट बैंक पैसे डिपॉजिट करती है जनरली 3 टाइप से। ठीक है, एक तुम्हारा सेविंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करा के, या करेंट डिपॉजिट अकाउंट ओपन करा के, या फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ओपन करा के। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये क्या है। आगे हम बात करें कि सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है क्या। ठीक है, तो कह रहा है डिपॉजिटर कैन मेक डिपॉजिट ऑफ मनी एनी नंबर ऑफ टाइम्स इन अ डे। देयर आर रेस्ट्रिक्शंस ऑन द विड्रॉल्स फ्रॉम दिस अकाउंट। This type of account holders can have check facility also. They have interest for the deposited amount. It encourages customers saving habit. ठीक है, तो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट क्या है, तो जाहिर सी बात है जनरली ये ध्यान दो कि ये जो सैलरीड पर्सन होते हैं, ठीक है, या फिक्स्ड इनकम ग्रुप से जो रिलेटेड लोग होते हैं, वो जनरली सेविंग डिपॉजिट अकाउंट को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि उन पैसों को जो भी वो डिपॉजिट कर रहे हैं वहाँ पे लिमिटेशंस होता है कि आप मंथली इतनी बार ही क्या कर सकते हो, पैसे को विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन डिपॉजिट का कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, डिपॉजिट आप जितना चाहे उतना कर सकते हो, लेकिन जब विड्रॉ करना होगा तो आप एक लिमिट में ही क्या करोगे, विड्रॉ कर रहे होगे। ठीक है, आफ्टर दैट सेविंग अकाउंट पे जो कस्टमर्स होते हैं उनको इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। ठीक है, यानी कस्टमर जो सेविंग अकाउंट ओपन करा के अपने पैसे को डिपॉजिट कर रहा है उनको क्या मिल रहा होगा, इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा। ठीक है, आगे करेंट डिपॉजिट अकाउंट, ये क्या है, तो सिंपल सा है, कह रहा है देयर इज अ नो रेस्ट्रिक्शंस इन नंबर ऑफ विड्रॉल्स पर डे। करेंट अकाउंट में क्या है कि हम जितना मन चाहे जितना विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन सेविंग अकाउंट में नहीं कर सकते। उसके बाद कह रहे हैं इट्स फ्लोटिंग डिपॉजिट अकाउंट सो देयर इज नो इंटरेस्ट पेड बाय बैंकर्स। तो जैसे कि हमने बताया सेविंग अकाउंट पे तुमको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट रेट मिल रहा होता है, लेकिन करेंट डिपॉजिट अकाउंट पे तुमको या करेंट अकाउंट पे तुमको इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा होता है। उसके बाद कह रहा है बट बैंक्स इम्पोज सर्विस चार्ज फॉर रनिंग दिस अकाउंट।
उल्टा बैंक इसको रन करने के लिए, या तुम अगर करेंट अकाउंट यूज करे तो उसका बदले वो क्या कर रहा है, सर्विस चार्जेस लेता है, ठीक है। आफ्टर दैट डिपॉजिटर्स कैन विथड्रॉ द मनी फ्रॉम अकाउंट वेयर एवर दे नीड, ठीक है। ऑलरेडी बता चुके हैं कि करेंट अकाउंट में क्या होता है, जो भी पैसे जमा है हम जब चाहे तब जितना चाहे उतना निकाल सकते हैं, यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है। तो बताओ करेंट डिपॉजिट अकाउंट किसके द्वारा प्रीफर किया जा रहा होगा, बिजनेसमैन के द्वारा प्रीफर किया जा रहा होगा, है कि नहीं। जनरल करेंट अकाउंट किसके द्वारा प्रीफर किया जा रहा होगा, बिजनेसमैन के द्वारा प्रीफर किया जा रहा होगा। आगे बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, ये क्या है। तो सिंपल सा कह रहा है मनी इज एक्सेप्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड टाइम डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमको ये याद रखना है कि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट को हम टाइम डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। टाइम डिपॉजिट तुमको मिल जाएगा कई जगह, लेकिन टर्म डिपॉजिट जल्दी नहीं मिलता है, तो तुमको याद रखना है कि फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट तुम्हारा टाइम डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट दोनों नाम से जानते हैं। आगे कह रहा था डिपॉजिटेड अमाउंट कैन नॉट बी विथड्रॉन बिफोर द पीरियड ऑफ मैच्योरिटी, दिस टाइप ऑफ अकाउंट हैव वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर टू अदर अकाउंट्स, देयर इज नो चेक फैसिलिटी फॉर दिस अकाउंट होल्डर्स, if the customer withdraw the amount before maturity period bank charges penalty fee early withdraw, ठीक है। तो पूरा मतलब क्या हुआ, तो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट नाम में ही लगा हुआ है फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए मेरा पैसा क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। उस टाइम पीरियड के पहले हम अपने डिपॉजिटेड अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर हम 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल जितने टाइम के लिए भी अगर हम फिक्स्ड डिपॉजिट कराते हैं तो जितना भी पैसा रहेगा 2 लाख 5 लाख जितने का भी हम एफडी कराएंगे वो क्या हो जाएगा, मेरा ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। उसको हम विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। लेकिन पैसा किसका रहता है, बैंक का रहता है कि हमारा रहता है, हमारा रहता है। तो जाहिर सी बात है इमरजेंसी किसी को भी पड़ सकता है कि नहीं। तो इनकेस जब इमरजेंसी आ गया, मान लो घर पे कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उस टाइम पे अगर तुम एफडी से पैसा निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन फिर वही है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक देती उतना वो नहीं देगी, ठीक है। उसके साथ साथ अगर तुम पहले निकाल दो तो जाहिर सी बात है बैंक तुम्हारे ऊपर पेनल्टी भी लगाएगी, क्योंकि अभी टाइम पीरियड ओवर नहीं हुआ है और तुम उस टाइम पीरियड के पहले अगर निकाल ले रहे हो इमरजेंसी में तो तुमको पेनल्टीज भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो बात करें सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे मिलेगा, फिक्स्ड डिपॉजिट पे, ठीक है। और किस पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, करेंट पे, और सेविंग पे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। क्लियर है, यहाँ का कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। आगे बैंक का जो अगला फंक्शन है वो है एडवांसिंग लोन्स, ठीक है। तो हम सब जानते हैं बैंक हमको क्या प्रोवाइड कराता है, लोन प्रोवाइड कराता है। तो सिंपल सा है, लोन भी तुम्हारे कई टाइप्स के, डिमांड लोन है, कैश क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल है। इस तरीके से बैंक तुमको क्या करा रहा है, लोन प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि द डिपॉजिट्स रिसीव्ड बाय बैंक्स आर नॉट अलाउड टू रिमेन आइडल, so after keeping certain cash reserve the balance is given to needy borrowers and interest is charged from them, which is the main source of income for these banks। यानी कमर्शियल बैंक का सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम जो होता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट ही तो होता है जो वो पब्लिक से क्या करती है, चार्ज करती है। कैसे, तो सिंपल सा है, जो पैसा हम डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक अपने तिजोरी में बन के तो रखेगी नहीं, वो क्या करती है उन्हीं पैसों को मार्केट में लोन के तौर पे क्या कर देती है, लोगों को प्रोवाइड करा देती है। जो नीडी होते हैं उनको क्या कर रही है, वो लोन दे रही है, ठीक है। अब लोन दे रही है तो जाहिर सी बात है उनसे वो इंटरेस्ट भी चार्ज करेगी, तो जो इंटरेस्ट चार्ज करती है वही उनका क्या है, मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है तुम्हारे कमर्शियल बैंक का, ठीक है। और इतने टाइप्स ऑफ लोन प्रोवाइड कराती है बता दी, हम इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि होता क्या है। बात करें कैश क्रेडिट, ठीक है। क्या है कैश क्रेडिट, तो कह रहा है दिस लोन विच कैन बी रिकॉल्ड ऑन द डिमांड बाय द बैंक एट एनी टाइम, the entire sum of demand loan is credited to the account and interest is payable on the entire sum, the sum of money against some collateral security। तो सिंपल सा है, बैंक अगर तुमको लोन प्रोवाइड करा रही है तो फ्री में नहीं कराएगी, हम सब जान रहे हैं, ठीक है। फ्री में नहीं कराएगी तो तुमको कुछ कोलेटरल सिक्योरिटीज रखनी पड़ेंगे बैंक के पास, ठीक है। कोलेटरल सिक्योरिटीज क्या होता है, ठीक है, यानी तुम अपने कुछ एसेट्स वगैरह रखोगे। अगर तुम 1 लाख का लोन ले रहे हो तो बैंक तुमसे 1 लाख या 1,10,000 इस तरीके से जैसे भी होगा कुछ सिक्योरिटी रखवाएगी कि इन केस अगर तुम उसका पैसा लेके भागते हो तो उस कोलेटरल सिक्योरिटी से अपने पैसे को क्या कर सकती है, वसूल कर सकती है, ठीक है।
आफ्टर दैट बैंक की बात करें तो कैश क्रेडिट में क्या होता है कि बैंक को जब जरूरत पड़ेगी तब वो पैसे को वापस तुमसे मांग सकती है। तो कैश क्रेडिट में ये तुमको ध्यान रखना है, सिंपल सा कह रहा है, कैन बी रिकॉल्ड ऑन द डिमांड बाय द बैंक एट एनी टाइम। ठीक है, बैंक को जब जरूरत पड़ेगा कैश क्रेडिट में अगर द्वारा तुमने लोन लिया है तो तुमको क्या कर सकती है, वो अमाउंट को रिकॉल कर सकती है। ठीक है, आफ्टर डेट इस पे जो तुम्हारा इंटरेस्ट लगेगा जितना तुमने लोन लिया है पूरे अमाउंट पे लगे। अगर तुमने 10 लाख का लोन लिया है तो 10 लाख पे तुम्हारा इंटरेस्ट चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट डे से। ठीक है, इसके बाद बात करें ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या है, तो कह रहा है दिस सेम्स बैंकर्स अलाउ द बोरोवर्स टू ओवरड्रॉ हिज अकाउंट थ्रू चेक। This facility only for respectable and reliable customers and current account holders. Interest is payable by borrowers only on the amount withdrawn by him. तो सिंपल सा है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो होता है तो इसका मतलब क्या है, तो सिंपल सा तुम्हारे अकाउंट में जितना पैसा है उस पैसे से ज्यादा अगर तुम इस्तेमाल कर पा रहे हो तो वही तुम्हारा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में अगर मान लेते हैं 1 लाख रुपीज है लेकिन हम 1 लाख रुपीज की जगह 1,50,000 इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जो एक्स्ट्रा 50,000 है जो कि हम इस्तेमाल कर पाए वो ही तुम्हारा क्या है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है जो कि बैंक प्रोवाइड कराता है। तो बैंक सारे लोगों को प्रोवाइड कराएगा ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? नहीं, जो बैंक के रेगुलर कस्टमर, रिलायबल कस्टमर, ट्रस्टेबल पर्सन होंगे उनको वो प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और जनरली ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो करेंट अकाउंट होल्डर है उनको मिलता है। और करेंट अकाउंट होल्डर कौन होता है? जनरली बिजनेसमैन होते हैं, वही लोग क्या करते हैं, अपना करेंट अकाउंट ओपन कराते हैं। ठीक है, क्लियर है? आगे डिमांड लोन। डिमांड लोन क्या है, तो सिंपल से कह रहा है इट रिफर्स टू अ लोन गिवन टू द बोरोवर्स अगेंस्ट हिज करेंट एसेट्स लाइक शेयर, बॉन्ड्स एटसेट्रा। अ क्रेडिट लिमिट इज सैंक्शन्ड एंड द अमाउंट इज क्रेडिटेड इन हिज अकाउंट। द बोरोवर मे विथड्रॉ एनी अमाउंट विद इन हिज क्रेडिट लिमिट। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट एक्चुअली विथड्रॉन। ठीक है, तो सिंपल सा है डिमांड लोन क्या होता है, तो सिंपल सा जो तुम्हारे करंट एसेट्स होते हैं अकाउंट में पड़े होगे, ठीक है, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, तो जो करंट एसेट्स होते हैं तुम्हारे शेयर, बॉन्ड्स, इनके ऊपर तुमको जो लोन मिलता है उनको हम क्या कहते हैं, डिमांड लोन कहते हैं। ठीक है, आफ्टर डेट जितने का भी लोन चाहिए तुम्हारे अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा जितना तुमने बैंक से डिमांड किया है। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट किस पे चार्ज होगा, जितना तुम विड्रॉ करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का लोन तुमने बैंक से लिया, सैंक्शन कराया, लेकिन इस महीने तुमने 10 लाख की पूरा इस्तेमाल ना करके सिर्फ 4 लाख इस्तेमाल किया, तो जो लोन पे इंटरेस्ट चार्ज होगा वो सिर्फ 4 लाख पे होगा, ना कि 10 लाख पे। ठीक है, क्लियर है? आफ्टर दैट डिस्काउंटिंग बिल्स, ये क्या है, तो कह रहा है दिस स्कीम्स बैंकर्स प्रोवाइड फाइनेंशियल एकोमोडेशन बाय डिस्काउंटिंग एलिजिबल बिल्स। बैंकर चार्ज कमीशन एंड बैलेंस अमाउंट ऑफ बिल्स प्रोवाइडेड बाई वे ऑफ लोन। ठीक है, इसको ऐसे समझो, छोड़ो। डिस्काउंटिंग बिल्स कैसे होता है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम सब जानते हैं। ठीक है, कि जैसे मान लो 5 लाख का प्रोडक्ट मेरे से किसी ने परचेस किया क्रेडिट बेसिस पे, हमने क्या किया, उसके नाम से बिल ड्रॉ करके उसको दे दिया। ठीक है, और जनरली बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है 90 डेज के पीरियड के लिए होता है। ठीक है, अब मान लो जिसने हमसे क्रेडिट लिया उसको 3 महीने बाद यानी 90 डेज अप्रोक्सीमेटली 3 महीने बाद उसको पेमेंट करना है। ठीक है, कितना कितना अमाउंट, 5 लाख। ठीक है, अब समझो ध्यान से, अब हो सकता है 19 डेज के पहले, 90 डेज के पहले या 3 महीने के पहले अगर हमको उस 5 लाख रुपीज की जरूरत पड़ गई तो हमने जो उसके नाम से बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया था वो हम क्या करेंगे, बैंक को दे देंगे। ठीक है, क्योंकि भैया हमको इमरजेंसी, हमको पैसा चाहिए। ठीक है, तो बैंक क्या करेगा, वो 5 लाख रुपए हमें दे देगा। मान लो 2 महीने में हमको जरूरत पड़ गया और बैंक ने हमें क्या किया, वो 5 लाख रुपए देगा, लेकिन अब वो पूरा 5 लाख नहीं देगा, वो क्या करेगा, उसमें अपना कमीशन चार्ज करेगा। हो सकता है 50,000, 60,000, 40,000 जो भी उसको कमीशन चार्ज करना है वो चार्ज करेगा और बाकी का अमाउंट क्या करेगा, मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। ठीक, अब जैसे ही 90 डेज पूरा होगा, ठीक है, तो जो परचेजर था वो क्या करेगा, जब पेमेंट करेगा तो वो पैसा किसके पास चला जाएगा, बैंक के पास चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यानी जो हमको पहले ही पेमेंट कर दिया बैंक ने, ठीक है, उस पे थोड़ा सा कमीशन अपना चार्ज करके, वही तुम्हारा क्या है, डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, या डिस्काउंटिंग बिल्स कहते हैं उसको। आगे
क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन भी बैंक का एक फंक्शन होता है। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है दिस इज मोस्ट सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स व्हाइल सैंक्शन अ लोन टू अ कस्टमर दे डू नॉट प्रोवाइड कैश टू द बोरोवर्स, दे ओपन अ डिपॉजिट अकाउंट फ्रॉम विच द बोरोवर कैन विथड्रॉ एंड बैंकर्स क्रेडिटेड अमाउंट टू दैट अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, तो हम सब जान रहे हैं कि जब लोन लेने जाते हैं जनरल पब्लिक या कोई भी, तो बैंक उनके अकाउंट में नहीं देती है, बैंक उनको एक अलग से अकाउंट ओपन कराती है और उसमें क्या करती है, लोन का अमाउंट डालती है, ठीक है। फिर उसमें से जो भी लोन ले रहा है वो क्या करता है, उस अकाउंट में से पैसे को विड्रॉ करता है, ठीक है। ये किस में होता है, क्रेडिट क्रिएशन में। यानी देखोगे बैंक जो है पूरा पैसा नहीं दे रही है, ठीक है, वो क्या कर रही है, क्रेडिट दे रही है और उस पैसे से पैसा बना रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो बैंक के पास कितना आया, 1000 आया, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल ले रहे, 1000 आया और 1000 से अब तुमको पता होगा बैंक को थोड़ा सा पैसा रिजर्व करके रखना पड़ता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मान लेते हैं 1000 का 20% उसने क्या किया, रिजर्व करके अपने पास रख लिया, बचा कितना, 800, ठीक है, कितना बचा, 800, 20% रख लिया यानी कितना रखा, 200 अपने पास रखा और 800 क्या कर रहा है, उसको मार्केट में लोन के तौर पे दे दिया, ठीक है। अब लोन के तौर पे दिया तो वो बंदा भी किसी बैंक में अपने पैसे को विड्रॉ करेगा, जमा करेगा, ठीक है, डिपॉजिट करेगा, जो भी इकोनॉमी में ट्रांजेक्शन हो रहा है। 800 रुपए यानी फिर से गए बैंक के पास, अब बैंक फिर क्या करेगा, उसका 20% अपने पास रिजर्व रखेगा। मान लो कोई दूसरे बैंक, हम यूनियन बैंक में हमने जब 800 दिया तो वो पैसा जो 800 था वो मान लो किसी और दूसरे बैंक में चला गया, मान लेते हैं कैनरा बैंक में चला गया, ठीक है। अब वो भी 20% रखेगा, फिर मार्केट में इशू कर देगा, ठीक है। तो 800 या 20% कितना हुआ, 160, ठीक है। और 800 में से 160 माइनस करो तो कितना आएगा, 640, ठीक है। फिर ये प्रोसेस क्या होता है, चलता जाता है। यानी देखोगे कि एक ही पैसे से क्या हो रहा है, पैसा बनता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, क्रेडिट क्रिएशन हो रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लोन से पैसे बना रहे हैं, ठीक है। बैंक जो है लोन से पैसे बना रहा है। आगे इन्वेस्टिंग फंड्स कह रहा है they are investing surplus amount in government securities, stocks etc earn interest from investment of government securities, ठीक है। तो सिंपल सा, या सच इन्वेस्टमेंट्स आर मेड फॉर रीजन ऑफ सेफ्टी लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ फंड्स। तो इन्वेस्टिंग फंड्स का मतलब क्या है, तो जो पैसे आते हैं डिपॉजिट के तौर पे बैंक के पास, तो एक तो हमने बताया कि बैंक उसको क्या करती है, लोन के तौर पे मार्केट में दे देती है, जिसपे कि इंटरेस्ट चार्ज करती है और इनकम कमाती है, ठीक है। लेकिन इसी के साथ साथ जो तुम्हारी बैंक है वो क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट भी करती है, ठीक है। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करेगी तो जाहिर सी बात है वहां से भी उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है बैंक को, ठीक है। तो यानी उन डिपॉजिट अमाउंट का बैंक जो है इन्वेस्टमेंट करने में भी इस्तेमाल करती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ा जाए। इसके बाद हम बात करें बैंक के एजेंसी सर्विस या एजेंसी फंक्शन, इसको भी कहते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं, एजेंसी फंक्शन कह सकते हैं। इसमें क्या हो रहा है, फंड ट्रांसफर हो रहा है, फंड कलेक्शन हो रहा है, ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटिव हो रहा है, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग्स हो रहा है, ठीक है। अब इसको डिटेल में देखते हैं क्या है ये। तो सबसे पहले बात करें फंड ट्रांसफर की, क्या है ये। तो कह रहा है दिस हेल्प्स कस्टमर्स इन ट्रांसफरिंग फंड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दिस फैसिलिटीज through the instruments such as bank draft, traveler checks etc. For this service bank collects commission from the customers, ठीक है। तो सिंपल सा है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बैंक ड्राफ्ट्स, ठीक है, चेक्स, ये सब के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने फंड्स को वन पर्सन टू अनदर पर्सन या एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है बैंक इतनी सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहा है तो फ्री में नहीं कराएगा, उसके बदले क्या करेगा, सर्विस चार्ज लेगा, ठीक है। आगे कह रहा है फंड कलेक्शन, तो बैंकर्स कलेक्ट फंड्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स फ्रॉम अदर बैंक्स एंड क्रेडिट देम टू देयर अकाउंट। सिंपल सा है, बैंक क्या कर रहा है, किसी और के अकाउंट से हमारे अकाउंट में फंड्स को कलेक्ट करने का भी काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सैलरीड बंदा है तो उसके अकाउंट में भी तो कोई पैसे भेज रहा है, तो कलेक्ट कहाँ कौन कर रहा है, हमारा बैंक कर रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर हम बिजनेसमैन है, कोई अपने यहाँ से पैसा हमें भेजा तो मेरा बैंक उसको क्या कर रहा है, कलेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये हो गया फंड कलेक्शन, क्योंकि उसको कलेक्शन करने का टाइम कौन कर रहा है, तुम्हारा कमर्शियल बैंक कर रहा है, ठीक है। आगे फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग, फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग क्या है,
तो समझो ध्यान से, कह रहा है दे आर अंडरटेक द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसीज एंड दे चार्ज सम कमीशन फॉर एक्सचेंज। ठीक है, तो सिंपल सा है, इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ रही है, फॉरेन करेंसीज की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो उसको लेन देन करने का काम किसका हो रहा है, तुम्हारे कमर्शियल बैंक का हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, फिर वही चीज है, फ्री में नहीं करेगा, अपना कमीशन वो चार्ज करेगा। ठीक है, आगे कह रहा है ट्रस्टी एंड द एग्जीक्यूटर, कह रहा है बैंकर इज टू प्रिजर्व द विल ऑफ द कस्टमर्स एंड टू एग्जीक्यूट इट्स आफ्टर देयर डेथ। ठीक है, तो सिंपल सा है, मूवीज वगैरह में देखे होगे कि विल बनता है, वसीयत बनती है। ठीक है, लेकिन उसका पूरा लेखा जोखा जो होता है वो किसके पास रहता है, बैंक के पास रहता है। ठीक है, और जब तुम्हारे मरने के बाद जो भी तुम्हारा रहेगा विल, वो तुम्हारी जो नॉमिनी होगी उसको क्या किया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा बैंक के द्वारा। ठीक है, आगे जनरल यूटिलिटी फंक्शन। ठीक है, ये जनरल यूटिलिटी फंक्शन क्या है, तो इसमें है लॉकर फैसिलिटी, ट्रेवलर्स चेक, अंडर राइटिंग सर्विस, क्रेडिट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखा जाए ये क्या है। ठीक है, दिख रहा है, अब ध्यान दो, लॉकर फैसिलिटी, तो कह रहा है दिस फैसिलिटी कस्टमर्स टू कीप देयर वैल्यूएबल्स लाइक गोल्ड, ऑर्नामेंट्स, डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट एटसेट्रा। ठीक है, तो बैंक जो लॉकर फैसिलिटी देती है, तो जैसे हम अपने घर के लॉकर में इंपॉर्टेंट चीजें रखते हैं, उसी तरह बैंक के भी लॉकर में क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें रख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे गोल्ड हो गया, प्रीसियस स्टोन्स हो गए, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स हो गए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हमें लगता है कि मेरे घर पे सेफ नहीं है, उसको हम क्या कर सकते हैं, बैंक के लॉकर्स में रख सकते हैं। आगे कह रहा है ट्रेवलर चेक, ये क्या है, कह रहा है बैंकर्स प्रोवाइड्स लेटर ऑफ क्रेडिट, दे रिड्यूस द कस्टमर्स फ्रॉम रिस्क ऑफ कैरिंग कैश ड्यूरिंग ट्रेवल। ठीक है, तो ट्रेवलर चेक क्या है, तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई फॉरेन में घूमने जा रहा है। ठीक है, अब फॉरेन में घूमने जा रहा है तो फॉरेन करेंसी लेके जाएगा, कैश लेके जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम है, कभी भी चोरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन उतना ज्यादा कैश कैरी करने से अच्छा है कि हम क्या करें, ट्रेवलर चेक लेके चलें। ठीक है, तो ये 90s में ज्यादा चलता था, फिर जब डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आया तो जाहिर सी बात है लोग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने लगे हैं, तो ट्रेवलर चेक कम इस्तेमाल होता है। ठीक है, इवन अपने इंडिया में ना के बराबर ही है, फॉरेन में होता होगा। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पास इसका ऑप्शन अवेलेबल हो गया, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड ये सारी चीजें अवेलेबल हो गई हैं, तो छोटा सा कार्ड वॉलेट में लेके जा रहे हैं तो ट्रेवलर चेक ले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पहले जो उतना बड़ा ज्यादा कैश लेके जाना होता है, मान लो 1 लाख का कैश लेके जाना है, तो उसे जो 1 लाख का एक ट्रेवलर चेक हम लेके चलेगा। ठीक है, तो सिंपल सा वो ज्यादा इजी था। आगे क्रेडिट इंफॉर्मेशन, कह रहा है दे फर्निश रिलायबल इंफॉर्मेशन अबाउट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कस्टमर्स टू दोज हु आर नीड ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब समझते हो, जैसे मान लो हम बिजनेसमैन हैं, ठीक है, और हम बैंक के रेगुलर कस्टमर भी हैं, हम हमेशा ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। अब मान लो कोई उधर से, मान लो आदित्य है, ठीक है, या अमीना है, ठीक है, मान लो ये लोग भी बिजनेसमैन है। अब हमसे अगर गुड्स को क्रेडिट पे अगर ये लोग परचेस कर रहे हैं और मेरे ही बैंक अकाउंट में उनका अकाउंट है, तो हम अपने बैंक से पूछ सकते हैं कि भैया ये कस्टमर कैसा है, ठीक है, अच्छा है, खराब है, ये जब पेमेंट टाइम पे करता है नहीं करता है, ठीक है, ये हम उससे पूछ सकते हैं। तो बैंक वाला हमें बताएगा क्या कि नहीं, अमीना जो है वो क्या है, एक अच्छी कस्टमर है, या आदित्य जो है टाइमली पेमेंट नहीं करता है। तो हम ये खुद से डिसीजन ले सकते हैं कि हमको क्रेडिट पे किसको प्रोडक्ट देना है, सामान देना है, किसको नहीं देना है। ठीक है, आगे कह रहा है अंडर राइटिंग सर्विस, ये क्या कह रहा है, दे अंडरटेक्स टू सब्सक्राइब द इशू ऑफ डिवेंचर मेड बाय कॉर्पोरेट एंटिटीज, सो bankers are providing guarantee and confidence to the investors and they charging underwriting commission। तो सिंपल सा है, बैंक क्या करती है, तुम्हारे लिए शेयर, डिवेंचर्स, ये सारी चीजें भी क्या कर सकती है, परचेस कर सकती है। ठीक है, अब कर रही है, तुम्हारे लिए काम करिए, तो जाहिर सी बात है उसके बदले क्या चार्ज करेगी, कमीशन चार्ज करेगी। क्लियर है, बस आज के लिए इतना ही।